हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चकाचक। हेलो मैडम। हेलो अंकिता मैडम, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ जी। ओके। हेलो भारती सिस्टर्स, अनन्या एंड अनुराधा, क्या हाल चाल? एग्जाम तुम लोग के ओवर हो गए ना? बढ़िया। आज हम लोग ईएमआई की थ्योरी वाले सेक्शन का, ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके थ्योरी वाले सेक्शन का लास्ट पार्ट है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक, तो थ्योरी वाले सेक्शन में जो भी आज लास्ट चीजें हैं, जो भी लास्ट टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उससे पहले ये बता दो, ये जो बोर्ड पे जितना भी ये जो पीडीएफ के फॉर्म में ये नोट्स हैं, बेसिकली आपको मिल गए होंगे नोट्स। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये बता दो, ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा ब्लरी है। तुम लोग बता दो, लाइक थोड़ा बहुत क्लियर है या नहीं है, ब्लरी है, सो उस हिसाब से फिर देखें। ओके, विजिबल, ठीक है। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। देखो, ओके। और फिर हम लोग देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, रेजोनेंट सर्किट है ये पढ़ेंगे। एवरेज पावर ये टॉपिक है। ठीक, कोई बहुत इसकी देखो डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन दी होगी, आप बुक में देखोगे, प्योर इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है डेरिवेशन। नहीं पढ़ना है उसको, ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा के आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। दूसरी चीज, एक इम्पिडेंस ट्रायंगल होता है। ठीक, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, ताकि आपको फॉर्मूले याद रहें, तो उसके लिए टॉपिक है। तो ये ऐसा कुछ वो नहीं है। बाकी मेन टॉपिक आपका वही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट सर्किट। ठीक, तो मेन टॉपिक आज का यही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसके बाद कुछ ग्राफ्स बचते हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ्स हैं इस चैप्टर में, इस यूनिट में। ठीक, कुछ ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ मैं जब एमसीक्यूज कराऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस और कराऊंगा, तो मैं उसी के साथ साथ वो चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, अलग से ग्राफ नहीं बताऊंगा, जब वो आएंगे क्वेश्चंस में मैं दे दूंगा तो मैं वो करा दूंगा। ठीक है, तो वो ग्राफ्स ज्यादा नहीं, 2-3 ग्राफ है। ठीक है, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या है, ठीक, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या है, इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो आई होप कल वाली क्लास आपने करी होगी। कल वाली क्लास में हम लोगों ने काफी फॉर्मुलेस डिस्कस किए थे। ठीक, हम लोग ने सारे सर्किट्स डिस्कस किए थे। हम लोग ने एलआर सर्किट डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ ऐसा होता था एलआर सर्किट, जिसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो ये एलआर सर्किट होता था। फिर हमने एलआर सर्किट के कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। इम्पिडेंस का फॉर्मूला आता था एलआर सर्किट में, क्या आता था? एलआर सर्किट में इम्पिडेंस का फॉर्मूला आता था अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जहां पे ये जो एक्सएल है, एक्सएल क्या होता था हमारा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या था हमारा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग ओमेगा एल भी बोलते हैं। ओमेगा एल मतलब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल है सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाता था, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो बेसिकली ये फॉर्मूले थे। ठीक, tan फाई का फॉर्मूला निकालते थे, tan फाई का फॉर्मूला आता था एक्स एल अपॉन आर। ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूले थे एल आर सर्किट में। फिर आता था सी आर सर्किट, जब एक कैपेसिटेंस और एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों, ठीक, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई हो, वहां पे क्या चीजें आती थी? वहां पे कुछ और फॉर्मूले आते थे, ये फेजर डायग्राम बनता था। ठीक, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या आता था? इम्पिडेंस का फॉर्मूला आता था जेड इक्वल्स अंडर रूट एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो एक्सी होती थी, ये क्या होती थी? एक्सी होती थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जिस तरह आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसी तरह आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ठीक, एक्सी का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन ओमेगा सी।
ठीक, पहली चीज ये कुछ चीजें हो गई। और tan फाई का इसमें फॉर्मूला क्या आता था, z का एक और फॉर्मूला होता था, xc की जगह पे आप ये वैल्यू रख दोगे तो हो जाएगा 1/ओमेगा² c² प्लस r²। ठीक, तो जस्ट एक रिकैप दे रहा हूँ कल की क्लास का, अभी आगे के टॉपिक्स हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे tan फाई की वैल्यू आती थी xc/r। तो देखो फॉर्मूले दिमाग में रखने ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर गौर से देखो तो। अगर आप एक सिमिलैरिटी, अगर आप एक एक क्या बोलते हैं, एक रेफरेंस इन दोनों के बीच में पता लगा लो, LR सर्किट और CR सर्किट को दोनों को पैरेलल लेके चलो। मैं कहने से क्या चाह रहा हूँ, फॉर्मूले देखो दोनों के कितने सिमिलर हैं। ये LR सर्किट में फॉर्मूला देखो, CR सर्किट में फॉर्मूला देखो, सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पे C है और यहाँ पे L है। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक, तो बस यही कुछ माइन्यूट से फर्क है और आप फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है इन चारों चारों जो भी आपके सर्किट्स हैं। ठीक है, tan फाई की वैल्यू यहाँ XL/R है, tan फाई की वैल्यू CR सर्किट में XC/R है। ठीक, तो फॉर्मूले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, ओह हाँ जी, ठीक है। हेलो टोनी, हेलो टोनी, हेलो गार्गी मैडम, क्या हालचाल। आगे देखो, फिर हमने पढ़ा था LC सर्किट पढ़ा था। LC सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ एक ओवरव्यू जरूर करना। LC सर्किट उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट है। ठीक है, तो LC सर्किट में हमारा इंपिडेंस का फॉर्मूला आता था Z इक्वल्स XL माइनस XC। सॉरी सॉरी, हाँ यही आता था, सॉरी हाँ। ठीक, डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो फिर आता था LCR सर्किट। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं बाप ऑफ ऑल सर्किट्स। इसमें तीनों चीजें कंबाइंड है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। तो तीनों चीजों को अगर सीरीज में लगा दोगे तो आपका LCR सर्किट बनता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से लेंदी से हो जाते हैं क्योंकि इसमें तीनों फैक्टर्स आ जाते हैं, इंडक्टर भी आ जाता है, कैपेसिटर भी आ जाता है, रेजिस्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले आए थे, क्या आए थे, फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, कि VR इस डायरेक्शन में बनता है, VL इस डायरेक्शन में बनता है, VC इस डायरेक्शन में बनता है। फिर VL और VC का हम लोग एक फर्दर रिजल्टेंट निकालते हैं यहाँ पे, ये जिसे हम लोग VL माइनस VC कहते हैं। अब VL माइनस VC और VR इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकलता है V। ठीक है, ये निकलता था। और फिर वहीं से फॉर्मूले निकलते हैं। हमारा इम्पिडेंस का फॉर्मूला आता है √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। ठीक, XL माइनस XC का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि VL माइनस VC कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। बाकी इसमें XL और XC की वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा फॉर्मूला। बाकी यहाँ पे tan फाई क्या आता था, tan फाई आता था XL माइनस XC/R। ठीक, ये देखो, तो एक चीज गौर कर रहे होगे, tan फाई के फॉर्मूले में हर बार डिनोमिनेटर में R है। चाहे आप LR सर्किट लो उसमें भी डिनोमिनेटर में R, CR सर्किट लो डिनोमिनेटर में R, LCR सर्किट लो उसमें भी डिनोमिनेटर में R। तो याद रखने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए ये फॉर्मुलेज, क्योंकि ये फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक, तो इतना अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब आता है एक रेजोनेंट सर्किट। ठीक, अब रेजोनेंस होता क्या है, इसकी पूरे फिनोमिना क्या है, पूरे कहानी क्या है। ठीक, कहानी पढ़ोगे तो भाई समय लग जाएगा। ठीक, तो कहानी नहीं पढ़ने कह रहा हूँ, कहानी आपकी बुक में दी हुई है। रेजोनेंट सर्किट होता है एक क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है कि जब हमारी कोई एक फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है होता है ना। तो ऐसे ही होता है रेजोनेंट सर्किट। ठीक, तो रेजोनेंट सर्किट में बेसिकली क्या होता है, आपका XL और XC बराबर हो जाए। XL और XC बराबर हो जाए का मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर बराबर हो जाएं, लाइक एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक, तो ये जो कंडीशन होगी ये कंडीशन कहलाएगी रेजोनेंस की कंडीशन। इस कंडीशन में जो भी आपका एलसीआर सर्किट होगा, अगर कोई एलसीआर सर्किट है जिसमें ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर लगा है, ठीक, अगर कोई ऐसा एलसीआर सर्किट है इसमें एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर हो जाए, तो ये जो सर्किट कहलाएगा ये सर्किट कहलाएगा रेजोनेंट सर्किट, और ये जो कंडीशन कहलाएगी ये कंडीशन कहलाएगी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, ये होता है। अब अगर ये चीज को ध्यान में रखे रहो तो क्या हो जाएगा, इस चीज को अगर ध्यान में रखो, ठीक, तो एक एलसीआर सर्किट में इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक एलसीआर सर्किट में इंपिडेंस का जनरल फॉर्मूला क्या है? इन एलसीआर सर्किट Z इक्वल्स अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, एक एलसीआर सर्किट में इंपिडेंस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, फॉर रेजोनेंस की कंडीशन के लिए XL इक्वल्स XC हो जाएगा। रेजोनेंस की कंडीशन में हमने यही पढ़ा, यहाँ पे देखो लिखा है, रेजोनेंट सर्किट क्या होता है? इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन द इंपिडेंस विल बी मिनिमम। ठीक है, therefore the current increases through a very high value. This phenomena is called electrical resonance and such circuits are called resonant circuits. इसको मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं। तो बेसिकली XL इक्वल्स XC इस फॉर्मूले में रखो, क्या हो जाएगा? XL और XC अगर इक्वल हैं तो दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, XL इज इक्वल्स टू XC। अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर XL एंड XC को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। बिल्कुल सही, तो ये फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो Z का फॉर्मूला हो जाएगा जीरो प्लस आर स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज Z इक्वल्स आर स्क्वायर, यानी Z की वैल्यू आ रही है R। इस कंडीशन में क्या हो गया? Z मिनिमम हो गया। ठीक है, अब देखो Z की वैल्यू ये मिनिमम हो गई, ये Z मिनिमम है। ठीक, Z की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना कि रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। ठीक, तो रेजिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आ जाए तो मतलब Z मिनिमम है। ठीक, तो यहाँ पे Z क्या हो गया? मिनिमम। अब ये फॉर्मूला देखो, I इक्वल्स V अपॉन Z, ये पढ़ा है? इसको छोड़ो, ये पढ़ा होगा, V इक्वल्स आई जेड, आई आर लिखते थे, R की जगह पे Z लिख रहे हैं, इसी को कह लो V अपॉन Z। अगर Z मिनिमम है तो I क्या हो जाएगा? अगर Z की वैल्यू मैं मिनिमम कर दूं तो I क्या हो जाएगा? छोटा सवाल है, मैक्सिमम। बिल्कुल सही। ठीक, तो I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है कि जब हमारा इंपिडेंस मिनिमम हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, तो वो जो फिनोमिना होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहलाता है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, इसमें इंपिडेंस मिनिमम हो जा रहा है और करंट मैक्सिमम हो जा रहा है, दूसरी चीज। ठीक, तीसरी चीज, ये कब हो रहा है? ये कंडीशन तब लागू होगी, ये तब होगा जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक, समझा? आया? समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? रेजोनेंस यही है। तीन बातें हैं इसमें। तीन बातें क्या? कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक, तब आपका इंपिडेंस मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो ये जो पूरा फिनोमिना होगा इंपिडेंस मिनिमम होने का और करंट मैक्सिमम होने का, ये फिनोमिना कहलाएगा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक, और जो सर्किट होगा
ये सर्किट कहलाएगा एक रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, ठीक, आ गया। ओके, सिर्फ अनन्या और गार्गी को आया, अनुराधा को भी आ गया। अंकिता मैडम बताइए, आया कि नहीं आया? आ गया, बढ़िया, अच्छी बात। देखो एक सेकेंड यार, बाल नहीं सेट होते, क्या कर सकते हो। खैर, अब आगे चीजें देखो, आगे की चीजें क्या है। चलो रेजोनेंस क्या हो गया, रेजोनेंट सर्किट क्या होता है, कंडीशन क्या है, ये सब चीजें तो पता चल गई। तो रेजोनेंस की कंडीशन में आपने 2-3 बातें जानी है। इम्पिडेंस मिनिमम होता है, ठीक, रेजोनेंस की कंडीशन में, और मिनिमम इम्पिडेंस किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखोगे रेजोनेंस की कंडीशन में इम्पिडेंस जो है रेजिस्टेंस के बराबर है। ये बात दिमाग से मत स्किप करना, क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये काम आने वाला है। ठीक, दूसरी बात क्या है, रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम है। अब करंट मैक्सिमम को या इम्पिडेंस मिनिमम को एक ही बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब आगे देखो, एक टर्म आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई हर ऑल्टरनेटिंग करंट, हर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होके ग्रेटर एम्पलीट्यूड बना रही है, वो फ्रीक्वेंसी कहला रही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वो फ्रीक्वेंसी जिसपे आपका ये वैल्यू, ये जो आपका रेजोनेंस अकर हो रहा है। ठीक है, फिर से बताएं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बता रहा हूँ, अभी बताया नहीं है मैंने, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इम्पिडेंस वाला, इम्पिडेंस मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम कैसे होगा? अब भाई Z की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम से मिनिमम तुम कहोगे 0 हो सकती है, मैं कहूंगा 0 पॉसिबल नहीं है। 0 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई तुमने ये फैक्टर 0 कर दिया। ठीक, भाई Z को 0 करने के लिए तुम्हें ये 0 करना पड़ेगा और ये भी 0 करना पड़ेगा, है ना? तो दोनों 0 करने के लिए तुमने, चलो ये फैक्टर तो 0 हो गया, ठीक, अब तुम R 0 कर नहीं सकते, तो Z क्या होगा? मिनिमम वैल्यू Z की कितनी है? R। ठीक, Z की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? R आ सकती है, इससे मिनिमम नहीं हो सकता। और Z मिनिमम हो जाएगा तो करंट अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये सब कंडीशंस हैं, आप ये सब मतलब रेजोनेंट सर्किट्स में ही पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे जनरल सर्किट में ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंट सर्किट की कंडीशन ही यही है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंट सर्किट। ये कंडीशन होगी तभी ये सब चीजें पॉसिबल हैं। अगर ये कंडीशन नहीं अचीव हुई तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक, जो आपने बोला कि याद रखना काम आएगा, उसको रिपीट कर दीजिए। अबे मैं वर्ड याद करके थोड़ी नहीं बोलता हूँ कि मैंने क्या बोला लास्ट में। मैंने यही सब चीजें बोली कि यही सब चीजें याद रखना कि Z मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, ये सब चीजें रेजोनेंस कंडीशन के अंदर ही हो रही हैं, ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस है। ठीक है, यही सब बातें बोली याद रखने को, और कुछ नहीं बोला भाई, और कुछ अलग नहीं बोला है। पता नहीं तुमने क्या सुन लिया। ठीक है, रहने देते हैं, पता नहीं भाई क्या है। कभी अगर आसानी से समझा पाओ तो समझा देना मेरे को कि क्या बताना चाह रही। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है याद करने वाली, इसमें यही चीजें हैं कि Z मिनिमम होना चाहिए, करंट मैक्सिमम होना चाहिए, ये रेजोनेंस में ही पॉसिबल है। ठीक, और मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी। ठीक, ऐसा नहीं कि मिनिमम कुछ भी हो, Z की मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर ही है। ये आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी। क्यों काम आएंगी? क्योंकि इसमें बोल दिया जाएगा कि दिस इज अ रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, तो उसमें आपको अपने आप Z की ये सब फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Z के दुनिया भर के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, वहां आप डायरेक्ट लिख दोगे Z की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर। क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा। और ठीक, अब एक टर्म आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी।
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वी नो दैट फॉर रेजोनेंस XL इक्वल्स XC। रेजोनेंस के लिए ये चीज होना जरूरी है, ठीक, ये चीज होना जरूरी है, बिल्कुल। XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा L, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ 2πf। ये मैं जिंदगी भर बताता रहूंगा जब तक मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2πf है, दिमाग में रखो बस, ठीक। ये किसके बराबर हो गया? XC के बराबर। XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/ओमेगा C। ओके, अब क्या करो, ओमेगा को एक तरफ भेज दो, L और C को एक तरफ भेज दो। क्या करोगे? ओमेगा को मैंने उठाया, एक तरफ भेज दिया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक। L और C को मैंने नीचे रख दिया, ठीक। तो ये आ गया ओमेगा इक्वल्स √1/√LC, ठीक। ये आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक। अब ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रही है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की कंडीशन में आ रही, ठीक है। तो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन हो गया भाई का, ठीक है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये नॉर्मल एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको ऐसे नाम दे दो, ओमेगा नॉट लिख दो, तो ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कब आ रही है? जब तक रेजोनेंस की कंडीशन नहीं आती, रेजोनेंस की कंडीशन में ही ये फ्रीक्वेंसी अचीव होगी, ठीक है। क्योंकि भाई रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? XL इक्वल्स XC। XL इक्वल्स XC रखा तो हमने देखा ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है? 1/√LC। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। तो ये जो फॉर्मूला है, ये है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा इक्वल्स 2πf, ठीक। ओमेगा इक्वल्स 2πf पढ़ा है, तो ओमेगा इक्वल्स 2πf। अब यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक। तो इसको रखो 1/√LC इक्वल्स 2πf नॉट। एफ नॉट क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो 2π को क्या करो? नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा F0 इक्वल्स 1/2π√LC। तो ये जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आया है अपना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसे हम लोग कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कोई आम फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ये एक रेजोनेंस सर्किट में ही ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसकी वैल्यू जो भी होगी होगी, एल और सी पे डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू, बेसिकली एल और सी की जो वैल्यू होगी वही एक रेजोनेंट सर्किट में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब इसी फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट रेजोनेट करेगा, मतलब इसी फ्रीक्वेंसी पे आपका जो करंट है मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं? अभी इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इतना बताओ, इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस होती है, इससे ही हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, इसको हमने इस फॉर्मूले में रखा, ठीक है। तो हमने नॉर्मल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली 1/2π√LC। बताओ, कोई दिक्कत, परेशानी, क्वेरी, डाउट? आ गया? बाकी लोग बताएं। ओके, क्लियर है? बढ़िया।
अंडरस्टूड, ओके, नाइस, बढ़िया। अब देखो होता कैसे, एक और चीज से समझाता हूँ। एक ग्राफ बनाता हूँ करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, करंट क्या होता है आपका, कैसे आती है, आपका ऐसे वैरी करता है। एक एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में करंट और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से वैरी करते हैं। ये जो करंट एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है ना, ये वाली, ये जो एक मैक्सिमम वैल्यू जो करंट अचीव कर रहा है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे करता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही अचीव करेगा करंट, ठीक है। अब ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है। एक पार्ट में आपका XL इज ग्रेटर देन XC और दूसरे पार्ट में XC इज ग्रेटर देन XL, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, XL इज लेस देन XC, ठीक। तो एक पार्ट में ये जो फॉर्मूला है, ठीक, तो एक पार्ट में XL बड़ा होता है, ठीक। फिर आते आते यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे जाते जाते और क्या होता है, XC बड़ा होता जाता है, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो भाई पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। तो ये ऐसे वैरी करता है आपका, ठीक है, सर्किट जो भी है। अगर आप फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाते जाओगे तो पहले एक्सेल बढ़ता जाएगा, ठीक है, फिर एक्सी बढ़ता जाएगा। मतलब बेसिकली आपका मतलब पहले एक्सेल ज्यादा होगा फिर एक्सी ज्यादा होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चीज और है, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा बन गया होगा, एक सेकंड मैं लिख लूं। एक्सेल इज ओमेगा एल, तो अगर मैं 2πf_l है, अगर मैं ये बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं ओके ये बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ रहा है, ठीक है। और एक्सी अगर मैं एफ बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, ठीक। तो मैंने बढ़ाया, एक टाइम पे इक्वल आया, ठीक। एक टाइम पे एक्सेल ज्यादा था, एक टाइम पे एक्सेल, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया, ये भी एक तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। अलग अलग ग्राफ होते हैं, एक आपका इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ होता है। तो अलग अलग ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। हाँ जी, न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी हो? ये तो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया कि एक टाइम पे एक्सेल ज्यादा होगा, एक टाइम पे एक्सी ज्यादा होगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रोल पे आएगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब आएगी, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये कब आएगी, जब आपकी कंडीशन रेजोनेंस की हो। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। इसको आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो, आपके आईएससी के स्पेसिमेन पेपर में पूछा भी गया है। एक कोई छठा या सातवां क्वेश्चन था जिसमें लिखा था कि 4 ऑप्शन दिए थे और बोल रहे थे कि इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन नहीं है, मतलब इनमें से विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, ABCD। एक दिया था एक्सएल इक्वल्स एक्सी, ठीक। एक दिया था ओमेगा एल इक्वल्स ओमेगा सी, एक दिया था 2πf_l, सॉरी, हाँ, इक्वल्स 1/2πfc, एक दिया था ओमेगा एल इक्वल्स 1/ओमेगा सी, ठीक। तो अब इसमें गौर से देखो तो भाई ये तो है ही है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू रख दो, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा एल, तो भाई ये भी है, ठीक है, ये भी, ये दोनों कंडीशन सही है। अब अब अगर ओमेगा की वैल्यू हम लिखते हैं 2πf, तो जहां जहां इसमें ओमेगा है हम इसमें 2πf लिख दें, ये, ठीक, ये, ठीक, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला है,
सेकंड वाला ऑप्शन मतलब गलत है, यानी इस पे टिक मार्क लगाना था। यही वो कंडीशन है जो रेजोनेंस की नहीं है। देखो ओमेगा एल इक्वल्स ओमेगा सी नहीं होता, ओमेगा एल इक्वल्स 1/ओमेगा सी होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू डायरेक्ट ओमेगा एल है, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ठीक। आप स्पेसिमेन पेपर देखना, ठीक, समझ में आएगा, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ जी, बताओ फिर आगे बढ़े। यहाँ तक कुछ कहना सुनना बताना है तो बताओ, नहीं तो एक थम्स अप दे दो या एक कुछ भी वाई लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आगे बढ़े, न्यूमेरिकल्स पे पहुंचे। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तुम लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, ठीक है, तुम लोग को लगाना है, ठीक है, मैं तो लगा चुका हूँ, तुम लोग लगाना है भाई, मेहनत तुमको करनी है। तो सबसे पहले एलसीआर एलआर सर्किट वाले करते हैं, आरएमएस वैल्यू वाले कर चुके हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उस पर भी पहुंचेंगे, पर आरएमएस वैल्यू वाले हमने बहुत किए हैं, ठीक। तो हम पहले एलआर सर्किट एलसीआर सर्किट ये सब टाइप वाले करते हैं पहले, ठीक। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 शायद तुम लोगों ने देखा होगा, मैं एक और शीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, दिख रहा है क्वेश्चन 4, दिख रहा होगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन 4 देखो, ये वाला, a 50 microfarad capacitor and a 30 ohm resistor and a 0.7 Henry inductor are connected in series to an AC supply. Generates a EMF given by E equals 300 sin 200t, ठीक है। Calculate the peak value of current flowing through the circuit. अब जो भी कहानी लिखी है क्वेश्चन में लिखी है, पढ़ लो उसको, ठीक, समझ जाओगे कि कैपेसिटर रेजिस्टर इंडक्टर एक सीरीज में लगाए हुए हैं, एसी सप्लाई लगाई हुई है सीरीज में, सो बेसिकली इट इज एन एलसीआर सर्किट। यहाँ पे एक ये एलसीआर सर्किट है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताइए, ईएमएफ की इक्वेशन दी है, E इक्वल्स 300 साइन 200t, ठीक है। फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट बताया, मतलब पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट करो पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे पहला काम करो, ठीक, हाथ जोड़ो और भगवान को याद करो। दूसरा काम ये करो कि जितनी वैल्यूज गिवन है सारी वैल्यूज लिख लो, गिवन वैल्यूज लिख लो। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आजमाया है, देखा है, जाना है, पहचाना है, परखा है, न्यूमेरिकल करने का सबसे सही तरीका आपका क्या है, फिजिक्स में, ठीक, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली, कि जो जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लो। गिवन वैल्यूज क्या क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू दी है C इक्वल्स 50 माइक्रो फेरड, रेजिस्टर की वैल्यू दी है R इक्वल्स 30 ओम, इंडक्टर की वैल्यू दी है L इक्वल्स 0.7 हेनरी, ठीक, ठीक है। ईएमएफ की इक्वेशन दी है E इक्वल्स 300 साइन 200t, ठीक, ईएमएफ की इक्वेशन दी है। कैलकुलेट क्या करना है, जूम कर दीजिए, ओके, जूम कर दे रहे हैं, और जूम, इससे ज्यादा जूम करें, बताओ, एकदम आंखों तक ले आए। ओके, क्वेश्चन ही कट जा रहा है, ज्यादा जूम हो गया सही में। ओके, हाँ जी, दिख रहा है अब, बढ़िया, ठीक। तो अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो भाई पीक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, अब आपके दिमाग में दो चार फॉर्मूले आते होंगे। न्यूमेरिकल की अप्रोच कैसी है वो समझो भाई, न्यूमेरिकल तो तुम लगा लोगे मेरे को मालूम है, ठीक है भाई, 12th में आ गए हो, इतने सक्षम तो हो ही कि तुम न्यूमेरिकल लगा लो, कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, वो तो तुम कर लोगे, वो मुझे नहीं बताना है।
मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अप्रोच कैसी है न्यूमेरिकल की, कैसे अप्रोच करो, कैसे अप्लाई करो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अब आपके दिमाग में 3-4 फॉर्मूले आए होंगे। एक फॉर्मूला था IRMS इक्वल्स I0 अपॉन √2, एक ये फॉर्मूला होता था, ठीक, जिसमें I0 वैल्यू थी। अब आप सोचो कि आपको IRMS की वैल्यू मिल जाए तो आप I0 निकाल लोगे, है ना। अगर आप सोचो कि आपको IRMS की वैल्यू मिल जाए, I0 निकाल लोगे। पर यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है जिससे आप IRMS निकाल सको, ठीक है। अगर निकाल भी सकोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है वो, ठीक, वो जरूरत नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सा काम, आपको ये जो EMF की इक्वेशन है इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपको एक और वैल्यू मिलेंगी। EMF की जनरल इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल्स E0, स्मॉल ई लिख रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल ई कैपिटल ई से फर्क नहीं पड़ेगा, E इक्वल्स E0 साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो E0 की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, E0 की वैल्यू यानी पीक वैल्यू ऑफ EMF वो मिल रही है 300। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करो, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल रही है, ओमेगा की वैल्यू मिली है 200, ठीक। तो अगर ये सब चीजें आपने कंपेयर कर ली, ये सब चीजें देख ली, ठीक, अब आप देखो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वल्स V अपॉन जेड, ठीक, ये होता है I इक्वल्स V अपॉन जेड। अगर टोटल करंट हो तो टोटल वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, ठीक। पर अगर मैं I की जगह पे I0 कर दूं तो V की जगह पे क्या आ जाएगा, V0 आ जाएगा, ठीक है। V0 लिखो चाहे E0 लिखो चाहे कैपिटल E0 लिखो, सेम चीज है, ठीक है, सेम है। तो कंफ्यूज मत होना, सिंबल यहाँ पे E0 लिखा है, यहाँ पे V0 लिखा है, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, ठीक। ओके, F इक्वल्स 31.82, ओके, आपने F भी निकाल दिया, ठीक। पर F की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो हमें F की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो निकाल लिया, अच्छी बात है, शाबाश, पर F की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो आपको I0 का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से आप सहमत हो, ऐसा तो नहीं है ये फॉर्मूला पहली बार देख रहे हो भाई, आपका ये होता है, ओके, ये तो पूरा मिट जाएगा, छोड़ो, ठीक। आपका I इक्वल्स V अपॉन जेड होता है, ठीक, ये टोटल करंट के लिए होता है, टोटल वोल्टेज, ठीक। बट अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो हम यहाँ पीक वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज है, ठीक। पीक वैल्यू ऑफ करंट के लिए पीक वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को V0 दिया हुआ है, ये V0 अपने को मालूम है, ठीक। तो V0 अपने को मालूम है, केवल Z निकालना है, Z निकाल लोगे तो I0 आ जाएगा, बताओ हाँ या ना, आया कि नहीं आया समझ में, कि आपको अगर Z निकाल लो, देखो V0 तो गिवन है ना, V0 तो हमने निकाल ही लिया क्वेश्चन से, 300 आ रहा, Z की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो I0 आ जाएगा। गार्गी मैडम कह रही आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, आएगा, बता रहा हूं कैसे आएगा। तो Z की वैल्यू निकाल लो, ये एक कैसा सर्किट है, एक LCR सर्किट है, ये देखो तीनों वैल्यूज हैं LCR, ठीक, LCR सर्किट है। तो अब इसमें LCR सर्किट में इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही होता है। एक LCR सर्किट में इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे आपको L की वैल्यू कितनी दी है, 0.7 हेनरी, C की वैल्यू कितनी दी है, 50 माइक्रोफेराड, R की वैल्यू दी है 30 ओम, ठीक, ओमेगा की वैल्यू दी है 200, ठीक। एक्सेल कैसे निकालोगे, अब देखो R तो यहाँ डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक, R यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हो। ओह, चलो आंसर निकाल दिया अंकिता मैडम ने, इसको वेरीफाई करेंगे अब। R की वैल्यू यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेल एंड एक्सी। एक्सेल कैसे निकालोगे,
एक्सएल इक्वल्स ओमेगा एल, एक्सी इक्वल्स 1/ओमेगा सी। ठीक, तो ओमेगा इंटू एल, तो करो एक्सएल इक्वल्स ओमेगा क्या है 200 इंटू एल, एल क्या है 0.7। ठीक, तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1400 140 ओम। ठीक, अब सी की वैल्यू निकालो, एक्सी की वैल्यू। पहले सी की वैल्यू को करो एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा, पहली चीज। तो यहाँ पे आपने लगा 1/ओमेगा की वैल्यू लिखी 200, सी की वैल्यू क्या लिखोगे 50 माइक्रोफेराड था। ठीक, तो ये मैं बता दूं 1 माइक्रोफेराड इक्वल्स 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, तो 50 माइक्रोफेराड क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना, बतानी नहीं चाहिए पर बता दे रहा हूं। ठीक, तो अब इसको जीरो वीरो इधर ऊपर नीचे दुनिया भर की कहानी करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग 10⁻6 अपॉन 10⁻3 इक्वल्स नहीं 10⁻4, तो इसकी वैल्यू 100 ओम आ जाएगी। अब चाहो तो खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ये बता दो मेरे को कोई 100 ओम आ रही कि नहीं, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ एक्सी की वैल्यू। एक्सी की वैल्यू क्या आ रही 100 ओम। सिर्फ वैल्यू रखनी है, ओमेगा की वैल्यू रखो 200, सी की वैल्यू रखो एसआई यूनिट में, ये मैंने एसआई यूनिट में वैल्यू रखी है। ओके, अंकिता मैडम का तो आ रहा है, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग न्यूमेरिकल लगा भी रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। 100 ई आ रही है। ओके, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ लगा भी रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, कि ऐसे बस बैठे हो कि हाँ सर अभी सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे, ताली हो जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, चले जाएंगे। ऐसे मत करना, ऐसे करोगे तो तुम्हारा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, ओके, तो 100 ओम आ रही, ठीक है सही है। अब ये एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू फॉर्मूले में रखो। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 140 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 30 ओम, तो 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ एकदम समझदार बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, नहीं सर नहीं आ रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कुछ, क्योंकि ये वैल्यू सही है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। 1/200 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6, -6 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 10⁻6। 50 इंटू 200 करोगे ये आएगा 1000, 4 जीरो आएंगे। ठीक है, फिर 10⁻6, ये 4 जीरो ऊपर जाएंगे तो -10⁻4 मतलब माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻2, तो 100 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, अब तो आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे समझदार बच्चे होते हैं जो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बेवकूफी मत करना, सिंपल से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, तो एकदम तो रामानुजन ना बनने चलना। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको सिंपल से सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। इसको सॉल्व करके इसका अंडर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 50 ओम। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू मेरे को रट गई है। ठीक, कि अगर 3 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है तो आंसर आपका 5 आएगा अंडर रूट में है तो। ठीक है, तो ये चीज यही आ रही है, इम्पिडेंस की वैल्यू आ गई 50 ओम। अब निकाल लो करंट, आंसर 50 आ रहा है, बस अन्य मैडम तुम यहीं पे गलत कर दोगी। ठीक है, यहीं पे गलत कर दोगी, ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। पहली बात, अपने को निकालना क्या था, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक,
तो अभी अपना इम्पिडेंस कितना आ गया, 50 ओम। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, आंसर 50 ओम नहीं आ रहा है, ठीक है। 50 ओम एक इंटरमीडिएट वैल्यू है अपनी, बीच में एक वैल्यू है, ठीक। ये हो गया। आई नॉट इक्वल्स, वी नॉट क्या है 300, जेड क्या है 50, निकालो, आ जाएगा 6 एम्पेयर, विच इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है 6 एम्पेयर, ठीक है। तो बिल्कुल सही, अनन्या मैडम के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, मैडम ने आंसर निकाला था बहुत पहले ही, ठीक है। सॉरी, अंकिता मैडम के लिए ताली बजनी चाहिए, आई एम सॉरी। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी क्वेरी डाउट? हाँ, इजी था, बेसिक, शुरू इजी से ही करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करो, तुम लोग करो अगला क्वेश्चन। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अगला क्वेश्चन तुम करोगे, मैं देखेगा। ओके, अगला क्वेश्चन अगर करें, ओके, इसको अगर मैं अगला क्वेश्चन तुम लोगों को कौन सा कराऊं, करो क्वेश्चन नंबर 7, बताता हूं। जिसके पास जिसके पास, आपके पास, किसी के पास अगर शीट का पेपर रखा हुआ है तो उसको रेफरेंस लेके कर लो, ठीक है, थोड़ी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 करो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 वुड बी बेटर, करके देखो, निकालो वैल्यूज और मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी करना, बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, फिर मेरा कोई इसमें वो नहीं है, ठीक। तो थोड़ी स्पीड बनाओ, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को लेकर आधा घंटा बैठे रहो, स्पीड बनाओ, वरना तुम क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे और पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है, ये बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं समय रहना की बात नहीं कर रहा हूँ, खैर। A coil having self inductance of 0.7 Henry, resistance of 165 ohm, connected to a AC source of voltage 275 volt and 50 hertz, ठीक। पाई की वैल्यू 22/7, तीन चीजें निकालनी है, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक, इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक। तो करंट के लिए ये वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एलआर सर्किट है, निकालो फॉर्मूला, फॉर्मूले आपको पता है, वैल्यूज आपको पता है, ठीक। एल की वैल्यू ये दी है, आर की वैल्यू ये दे दी है, ठीक, वी की वैल्यू ये दी है, ठीक है, एफ की वैल्यू ये दी है 50 हर्ट्स, ठीक। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है, तीन तीन पार्ट्स हैं, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, करंट। अब इसका एमसीक्यू कैसे बन के आ सकता है? इसका एमसीक्यू ऐसे बन के आ सकता है कि क्वेश्चन आया, पहले पार्ट में रिएक्टेंस का एमसीक्यू 4 ऑप्शन, दूसरे पार्ट में इंपिडेंस का एमसीक्यू 4 ऑप्शन, तीसरे पार्ट में करंट का एमसीक्यू 4 ऑप्शन। निकालो भाई, क्या आ रही है वैल्यूज?
अंकिता मैडम ने आंसर निकाल दिया है। बाकी लोग, अंकिता मैडम तुम्हारी मैथ की स्पीड अच्छी है, बढ़िया। बाकी लोग क्या है, तुम लोग का साबुन स्लो है? ओके बंटी, तुम्हारा साबुन तो स्लो है। कितना स्लो है भाई? सेट की वैल्यू 275 ओम। ओके, नाइस नाइस नाइस। बाकी लोग ऐसे तो नहीं कहीं इंतजार कर रहे हो कि अंकिता मैडम आंसर निकालें तो उसके बाद फिर हम लोग सेम आंसर, माय आंसर आल्सो द सेम, नो डिफरेंस करके लिख दें? बंटी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही। सीक्रेट गेम्स का डायलॉग याद आ रहा, बंटी तो चू है। खैर, बंटी से कहो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, ठीक है? जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप पर डे लगाओगे, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, ठीक है? ये आ रहा है। ओह, ओके ओके ओके, ठीक है, नाइस। बाकी लोग बताएं, क्या आप अंकिता मैडम से सहमत हैं या मैडम के खिलाफ हैं? देख लो। यार सर, हम गलत काहे कर देते हैं? हैपेंस। आता तो है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। गलती से इंसान सीखता है, इंसान गलती का पुतला होता है ना। नशा, हाँ, नशे नहीं करने चाहिए, वो बात सही है, सही बात है। अगर आपके हाथ में अभी कोई ग्लास व्लास है तो रख दो, रात को वो ग्लास उठा लेना, शील्ड, पर फिलहाल रख दो। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया। तो बेसिकली अंकिता मैडम का आंसर सही है, ठीक है? और जो हमारे कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो, एल की वैल्यू दी है 0.7 हेनरी, आर की वैल्यू दी है 165 ओम। हाँ, जेड में हो सकता है थोड़ा सा यूज करने की जरूरत पड़े, पर पहले पार्ट में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वी की वैल्यू दी है 275 वोल्ट, ठीक। और एफ की वैल्यू दी है 50 हर्ट्स। पाई की वैल्यू यहाँ पे कह रहे हैं 22/7 यूज करना, और कुछ यूज किया तो बहुत मारेंगे, ठीक है? अंकिता ओपी, अंकिता ओपी इन द चैट। तुम लोग पबजी वाले सुधरोग नहीं। खैर, अब यहाँ पे एक्सेल निकालना है अपने को। एक्सेल शर्ट टी शर्ट का साइज नहीं निकालना है, एक्सेल निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज ओमेगा एल। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πf। ये मैं जिंदगी भर से फॉर्मूला बताते आ रहा हूं, मैं थक गया हूं। अगर अभी तक ये फॉर्मूला याद नहीं किया है तो चुल्लू भर पानी में कैसे डूबना है, यस सर से पूछना, वो अच्छी ट्रिक जानते हैं, ठीक है? तो इसको लिख दो 2πf l। एफ की वैल्यू आपको पता है 50, ठीक है? ओमेगा एल डायरेक्टली इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ओमेगा नहीं दिया है, तो 2πf यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? पाई की वैल्यू अपने को पता है, एफ की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, ठीक है? सब वैल्यूज ऐसा यूनिट में है, तो सारी वैल्यूज लिखो। 2 पाई, पाई की वैल्यू लिखो 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू एफ, एफ की वैल्यू लिखी 50, एल की वैल्यू लिखी 0.7। 0.7 है तो मैंने एक पॉइंट हटा के 0 नीचे भेज दिया, 7 से 7 कट गया, ठीक है? 10 से एक 0 कट गया, ठीक है? तो ये 5 2 10 हो गया वापस, तो इसकी वैल्यू आ गई 22 इंटू 10, सिंपल सिंपल 22 0, मतलब 220 ओम। तो एक्सेल की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट आ गई 220 ओम, ठीक? तो पहला आंसर सही है। दूसरा आंसर मैडम ने लिखा था 275 ओम, जहां तक मुझे याद है इसका आंसर 275 ओम ही है इंपिडेंस का, ठीक? पर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक एलआर सर्किट है। तो एक एलआर सर्किट में इंपिडेंस का फॉर्मूला कैसे होता है? एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक? एक्सएल की वैल्यू हमने ये निकाली,
आर की वैल्यू अपने को गिवन है, तो ये फॉर्मूले में रखो 220 ओम का होल स्क्वायर प्लस 165 का होल स्क्वायर, इसको रखोगे अंडर रूट में करोगे, ठीक, जो भी आएगी वैल्यू आपका आंसर 275 ओम ही आएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे Z की वैल्यू आ गई। अब पूछ रहा है करंट निकालो कॉइल के थ्रू, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन जेड। V की वैल्यू क्या दी है, 275 वोल्ट, ठीक है। Z की वैल्यू क्या आई, 275 ओम, तो ये हो जाएगा 275 अपॉन 275, तो ये कैंसिल होके क्या आएगा 1, तो यानी I की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1 एम्पेयर। ठीक है, तो जिनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उनको इस पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, मैं मानता हूं। ठीक है, मेरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, ठीक है, हमदर्दी पूरी तुम्हारे साथ है। बट हाँ, फर्स्ट पार्ट में तो बिना कैलकुलेटर के तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो, सेकेंड पार्ट में भी, मतलब थर्ड पार्ट में भी, बस सेकेंड पार्ट का थोड़ा सा एक वो है। ठीक, सो यही ठीक है, ठीक, इसीलिए कहते हैं। ठीक, तो लाइफ इज अनफेयर, ठीक, जिनको पता है उनको पता है। तो आगे का क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन 8 जो है, क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आईएससी के स्पेसिमेन पेपर में तो आया था। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन 8 देखो, एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 110 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ एसी सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड एन इंडक्टेंस एल इन सीरीज। तो बेसिकली ये भी एक एलआर सर्किट है। द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4। ठीक, तो यानी करंट जो है ईएमएफ से पीछे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है, tan इनवर्स 3/4 इतने एंगल से। ठीक है, जो करंट है ईएमएफ से पीछे चल रहा है, यानी ईएमएफ आगे चल रहा है, बेसिकली वोल्टेज लीड कर रहा है, और वोल्टेज एलआर सर्किट में ही लीड करता है। ठीक है, तो यानी आपका कितना लीड कर रहा है, इतने एंगल से लीड कर रहा है, यानी आपको फेज डिफरेंस बेसिकली दिया हुआ है, ये फेज डिफरेंस दिया है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, पहली चीज। दूसरी चीज इम्पिडेंस, ठीक है, इसी के जैसा। थर्ड है करंट इन द सर्किट इफ एल इक्वल्स दिस, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में बाकी चीजें वही होंगी, मैं बाकी चीजें नहीं बता रहा हूं। एक चीज है, एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ यूज होगा। तो सबसे पहली बात, ये एक एलआर सर्किट है। ठीक, अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम दी है। अब इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है, इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, पिछले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी थी, तो आपने XL इक्वल्स 2πfl ये फॉर्मूला यूज करके आपने XL की वैल्यू निकाल ली थी। वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई थी, पाई की वैल्यू पता थी, आपने L की वैल्यू पता थी, आपने ये फॉर्मूला यूज किया और आपने निकाल लिया था XL की वैल्यू। ठीक, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी है। ठीक, तो आप इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL कैसे निकालोगे, ना ही ओमेगा की वैल्यू दी है, ना ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, तो कैसे निकालोगे, सवाल उठता है। जनता जवाब चाहती है, तो जनता का जवाब मैं इसलिए ये बता रहा हूं। यहाँ पे देखो आपको फाई इक्वल्स क्या दिया है, ये एक नई चीज दी है यहाँ पे, ये एक ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं दी थी। अब इसका यूज करो, फेज डिफरेंस दिया है tan इनवर्स 3/4, tan को उधर ले जाओ, tan फाई इक्वल्स 3/4। tan फाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एलआर सर्किट में, यहाँ थीटा करके फाइंड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। tan फाई का फॉर्मूला पढ़ा है एलआर सर्किट में, क्या होता है, अरे सर जी क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत परेशानी, सिर दर्द, गले में खिचकिचाहट, केमिस्ट्री शुरू हो गई है, मैम बता रही हैं डेली एक्सटेंड हो जाती है, वाओ, ओके, ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब ज्यादा अपन नहीं करेंगे अभी टाइम, मतलब अभी इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी देख लेना, बाकी फिर बचा हुआ रिकॉर्डेड देख सकते हो तुम।
ठीक है, तुम्हारे पास रिकॉर्डेड का भी वो है, आखिरी के अगर बाकी के आखिरी के बचे हुए 10 मिनट तुम्हारे छूट जा रहे हैं किसी पर्पस की वजह से कुछ भी, तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, बस डेडिकेशन होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक, अब देखो tan पाई इक्वल्स 3/4, LR सर्किट में tan पाई का फॉर्मूला आता था, याद करो। LR सर्किट में मैंने tan फाई की वैल्यू बताई थी, tan फाई की वैल्यू क्या आती थी, XL/R, ये आता था। यहाँ पे तुम्हें ये रेशियो दिया है, tan फाई की वैल्यू दी है 3/4, तो इस फॉर्मूले में tan फाई की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल्स XL/R। अब तुम्हें R की वैल्यू भी पता है 40 ओम, R इक्वल्स 40 ओम दिया है यहाँ पे, ये देखो। ठीक, अब तुम्हें R की वैल्यू पता है 3/4 यहाँ दिया हुआ है, XL की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल के बताओ XL की वैल्यू क्या आ रही। R की वैल्यू है 40 ओम, 3/4 tan फाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी मॉडरेट क्या बोलते हैं मॉडिफाई करके दी हुई थी, फाई इक्वल्स tan इनवर्स था, tan को उधर भेजेंगे तब आएगी ये वैल्यू, तो थोड़ा सा मेहनत करी है, पर यहाँ पे tan फाई की वैल्यू दी हुई है, तो tan फाई की वैल्यू यहाँ रखी, XL/R रखा, R की वैल्यू 40 ओम है, XL की वैल्यू क्या आ रही है 60 ओम। 60 ओम तो गलत है, 60 ओम नहीं आ रही, थर्टी ओम, बिल्कुल बिल्कुल 30 ओम इज द राइट आंसर, 30 ओम आ रही, 30 ओम। 30 ओम देखो, अगर नहीं आया तो XL इक्वल्स बाकी दुनिया जहां की चीजें उस साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू आर, आर की वैल्यू है 40 ओम, तो 40, तो 4 10 40, 3 इंटू 10 30, तो XL की वैल्यू आ गई 30 ओम। ठीक, तो यहाँ पे अपना पहला पार्ट तो आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेकेंड पार्ट क्या है, इंपिडेंस निकालना है। तो इंपिडेंस क्या होता है, एक LR सर्किट में इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स अंडर रूट XL का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। XL की वैल्यू है 30 ओम, R की वैल्यू है 40 ओम, ठीक है, तो ये वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा 50 ओम, तो इंपिडेंस की वैल्यू आ रही है 50 ओम। ठीक है, ये इतनी बार लगा चुका हूं कि अब पता है ये वैल्यू। तुम भी 3-4 बार ऐसे क्वेश्चंस लगाओगे जिसमें 30-40 ओम होंगे और अंडर रूट में होंगे, तो आपको आंसर अपने आप याद हो जाएगा कि 50 ओम आ रही। ठीक है, हाँ 30 ओम ही है, ठीक है, तो इंपिडेंस की वैल्यू भी यहाँ आ गई 50 ओम। ठीक, इंपिडेंस भी पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, करंट इन द सर्किट इफ L इक्वल्स दिस। ठीक है, ओके, अच्छा करंट इन द सर्किट, बेसिकली ये तो पार्ट बाद में आया। करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना है ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे सिंपल, जो हमने पिछले वाले में लगाया था, I इक्वल्स V/Z। ठीक, V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 110 वोल्ट दी है, ये गौर करना, 110। Z की वैल्यू क्या है 50, ये निकालो, कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 एम्पियर आई गेस। हाँ जी, कैलकुलेट करिए, क्या आ रहा 2.2 एम्पियर, 2.2, हाँ जी, ओके। अनुराधा मैडम क्या हुआ, सब ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बता दो, शर्माओ नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कोई दिक्कत परेशानी क्वेरी डाउट शंका हो तो बताओ, कोई शंका हो तो बजा दो तुरंत, मन में ना रखो कुछ। क्लास नहीं की ना तो थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो अपने आप समझ में आ जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि फिर जब आप रिवाइज करोगे उसको, जब आप देखोगे तो आपको फिर वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, सिंपल फॉर्मुलेज है, क्लास देख लेना, कर लेना। ठीक है, मैं तो कहूंगा जरूर करना, क्योंकि रिकॉर्डेड अगर है तुम्हारे पास तो जरूर करो। ठीक है, रिवाइज करने के लिए, हाँ फॉर्मूले भूल गए एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे।
वर्चुअल चॉकलेट नहीं भेजी? अरे वर्चुअल चॉकलेट भेज देंगे, अच्छा आज ही भेज रहे हैं, अभी क्लास के बाद भेजते हैं, ठीक है। वर्चुअल चॉकलेट नहीं होगी, क्या हो गया? 2.2 एम्पेयर आ रहा है, ओके। तो यहां से अब देखो अगला पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट इसमें कह रहा है इफ L इक्वल्स 0.1 हेनरी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। इफ L इक्वल्स 0.1 हेनरी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, यानी अगर L की वैल्यू 0.1 हेनरी हो जाए, L की वैल्यू है 0.1 हेनरी, ठीक। आपने XL की वैल्यू निकाली कितनी, 30 ओम। अब आपसे पूछ रहा है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो, F की वैल्यू निकालो, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकलेगा XL इक्वल्स क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई FL। यहां पे आपको XL की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, अननोन वैल्यू क्या है, F यानी फ्रीक्वेंसी। तो बस फ्रीक्वेंसी को एक तरफ रखो, बाकी दुनिया जहां की चीजों को उस साइड ले जाओ और कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको करना होगा 30/2 पाई को नीचे भेजा, L को रखा इंटू 0.1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अगर रखोगे तो कुछ आ जाएगा आपका, कुछ ऐसे 150/पाई करके कुछ आएगा, ठीक, F की वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो फर्दर आ ही जाएगा, ठीक है। 30, 20, 15/पाई, 15/पाई/0.1, 150, हाँ ठीक है, 150/पाई, ठीक है। 47.77 आ रही है, हाँ ठीक है, सही, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही आएगा, इस तरीके से ही क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें और तरह के क्वेश्चन भी हैं आपके, इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर लगाना, ठीक है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, बिल्कुल पूछना। होपफुली कल मैं लाइव एमसीक्यूज कराने वाला हूँ 8 बजे, ठीक है। तो 8 बजे तुम लोग वो आना, वो भी देखना। हम लोग ये सब चीजें तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पर लाइव एमसीक्यू भी अटेंड कर लेना, क्योंकि मैं एक इंटरैक्टिव उस पर कराऊंगा जिसमें तुम्हें खुद आंसर फिल करने होंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन होंगे, ठीक। तुम वो मेरा कोड लिख के तुम लॉग इन उसमें करोगे, मेंटी करके कुछ ऐप होगा, ठीक है, उस पर देखेंगे कैसे कराना है, वो मैं कल देखूंगा, ठीक। तो कल लाइव, हाँ कल भी कह रहे थे, पर आज देखो मतलब क्या है, पीपीटी नहीं बना पाया बेसिकली। पीसी मेरा अभी नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो पीपीटी नहीं बना पाया, तो इस वजह से आज नहीं हुई, वरना आज ही होती, पर कल हो जाएगी, ठीक है। तो तैयार है ना, 8 बजे अपने लिस्ट समय निकालना। उसके बाद ये सब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सेम तरीके से हैं। आपको देखो हर क्वेश्चन में आप देखोगे आपको निकालनी वही वैल्यूज हैं, रिएक्टेंस निकालना है, इम्पिडेंस निकालना है, करंट निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूले बस आपको सर्किट पहचानना है, ठीक है। ओके, अनुराधा मैडम कह रही है क्या? अनुराधा मैडम मैं ये कह रहा हूं कि एमसीक्यू कल लगाएंगे लाइव 8 बजे, ठीक है। तो तैयार रहना एकदम, वो करेंगे हम लोग, ठीक। प्लस संडे को आपका टेस्ट है इसी यूनिट का, भूलना नहीं। दूसरी चीज, ये जितने भी क्वेश्चन में आप देखो, अधिकतर क्वेश्चन में यही सब चीजें हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, इंपिडेंस निकालना है, करंट निकालना है। बस मुद्दे की बात यह है कि आपको सर्किट पहचानना है। एक एलआर सर्किट है, सीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, क्या है, सब में इंपिडेंस की वैल्यू थोड़ी थोड़ी अलग है, ठीक है। इसमें एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसमें तो अलग ही हो जाता है एकदम, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सब में इंपिडेंस की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। मैं नहीं करूंगी, ओके, ठीक है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो तुम्हारे मुश्किल से इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक। तुम 5 क्वेश्चन भी अगर एक दिन में लगाते हो, तुम 3 दिन में ये पूरी शीट खत्म कर दोगे, ठीक। उसमें से तुम्हें जो क्वेश्चन ना आया करे उस पर मार्क कर दिया करो और मेरे को भेज दिया करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, मैं इसका सोल्यूशन भेज दिया करूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ही नहीं भेजता तो मैं क्या बताऊं। हाँ, एलआर एंड सीआर सर्किट सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल। मैडम ओके तो लिख दिया है, लेकिन
भेज जरूर देना अगर कोई डाउट हुआ करे। फिर मेरे को लगता है कि इतना अच्छा पढ़ा दिया कि बच्चों को डाउट ही नहीं आया। उनके फिर लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो डाउट आना चाहिए। भेज देते हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं। मेरे को डाउट है तो बेझिझक पूछो, बेखौफ बेझिझक, कोई भी डाउट हो। ठीक है। हाँ जी। तो आज का कार्यक्रम, आज का धारावाहिक यहीं पर था। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी डेट पे। वही बातें होंगी, वही जज्बात होंगे, रिश्ता वही होगा, सोच नहीं होगी। खैर, पता नहीं क्या मतलब था इसका। खैर, चलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू। ध्यान रखो, वायरल चल रहा है क्योंकि डेंगू भी चल रहा है और कोविड तो चल ही रहा है।